कला दीर्घा के इस मंच पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज प्रोफेसर सदानंद साई सर, प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर और प्रोफेसर वृंदा और प्रोफेसर मृदुला सिन्हा मैम उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और मंच पर उपस्थित हिंदी विभाग के शोध छात्र और भारत भूषण सम्मान से सम्मानित कवि विभाग वैभव और हिंदी कविता में स्त्री लेखन को लेकर उभर रही नई युवा कवित्री पूजा यादव और हिंदी विभाग के शोध छात्र और युवा अध्येता सुरेश जिनागर और BA तृतीय वर्ष के छात्र गोलेंद्र पटेल, जो कि कविता में अभी नई उपज के रूप में उभर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम साखी प्रेमचंद साहित्य संस्थान से प्रकाशित साखी पत्रिका के 33वें लोकार्पण के लिए और साथ ही कविता पाठ और कवि चर्चा के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को संचालित करने से पहले थोड़ी एक छोटी सी भूमिका साखी की। साखी मुख्यतः प्रेमचंद संस्थान से निकलने वाली पत्रिका है और यह त्रैमासिक के रूप में निकलती रही है और जिसके संस्थापक केदारनाथ सिंह जी रहे हैं, लेकिन इसको शीर्ष पत्रिकाओं तक पहुंचाने में जो है हमारे साई सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साखी पत्रिका आज के समय में कई जगहों पर विशेष रूप से पढ़ी जा रही है और इसका प्रचार काफ़ी हुआ है। साखी पत्रिका का जो मुख्य मुखपत्र है वो है हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद चले हद बेहद दो तजे, ताकर मता अगाध। तो साखी पत्रिका लगातार निरंतर कई वर्षों से प्रकाशित होती रही है और अपने कई महत्वपूर्ण विशेषांकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण रही, जिनमें मुक्तिबोध विशेषांक, एडवर्ड सईद विशेषांक, महादेवी वर्मा, केदारनाथ सिंह और गुरु गोरखनाथ पर अभी 32वां विशेषांक निकला है, जिसका कि लोकार्पण न होकर जनार्पण हुआ है। जनार्पण जिसको कह सकते हैं कि पाठकों और लेखकों द्वारा, क्योंकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में उसका जनार्पण होना एक बड़ी बात है। और अभी आज हम साखी के 33वें अंक के लोकार्पण के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो मैं मंच पर उपस्थित सभी युवा कवियों से निवेदन करती हूँ कि आप जो है साखी पत्रिका का लोकार्पण करें। मुझे कैमरा
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साखी के 33वें अंक के महत्वपूर्ण जो अंश हैं संपादकीय के, उनके लिए और अनुक्रमणिका पढ़ने के लिए कवयित्री पूजा यादव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और पढ़ें। शुक्रिया प्रियंका। साखी के 33वें अंक की अनुक्रमणिका और इसकी संपादकीय का कुछ अंश मैं पढ़ूंगी। संपादकीय है हम मिलेंगे सदानंद शाही। व्याख्यान है इसका केदारनाथ सिंह की कविता राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। कोरोना डायरी में महामारी का एकांत कृष्ण कुमार जी द्वारा लिखित है। कोरोना कवलित कालखंड में कविताएं हैं ज्ञानेंद्र की। साहित्य की स्मृतियां रघुवंश मणि, वे तपते पथरीले बंजर दिन रोहिणी अग्रवाल। कोरोना काल की कविताएं महेश आलोक, त्रासदी भरे समय में बिंदा परांजपे। कहानी है बुद्धम शरणम गच्छामि स्वप्निल श्रीवास्तव। विशेष स्त्री भाषा और स्त्री अस्मिता की समस्याएं सुधा सिंह। कविता है एक आदमी मुझे मिला भदोही में बोधिसत्व जी की। शोध है नरेश मेहता के उपन्यासों में परवेश और दृष्टि चित्रा सिंह जी। परिसर से सुरेश कुमार जिनागल की कविताएं और गोलेंद्र पटेल की कविताएं हैं। जनपदी में अवधि कविता है शैलेंद्र कुमार शुक्ल की। पुनश में क्वारंटीन कहानी है राजेंद्र सिंह बेदी की। समीक्षाएं हैं वेद और लोक का द्वंद्व तुलसी बनाम कबीर। लोक और वेद आमने सामने चौथे राम यादव जयप्रकाश करदम की। तलाश की जद्दोजहद में वंदना राग। कथा आलोचना की नई राह अनुभवता। संवेदनात्मक संयम की कविताएं विहाग वैभव। हंस का लेख चित्रांक आशीष सिंह। चलन के खिलाफ एक आवाज रुद्र प्रताप सिंह का। इसकी संपादकीय का एक अंश। जैसा कि कहा गया है, आज विश्व मानवता जिस तरह के भीषण संतरास का सामना कर रही है, हम जिस तरह के दुखों का साक्षात्कार कर रहे हैं, दंड झेल रहे हैं, वैसा शताब्दियों में कभी कभी घटित होता है। मृत्यु हमारे लिए कोई अपरिचित शब्द नहीं है। हमें मालूम है जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, लेकिन जिसे मृत्यु का तांडव कहते हैं वह हमारे रोजमर्रा जीवन का हिस्सा नहीं है। महायुद्धों और महामारियों में मृत्यु का यह तांडव होता है। मृत्यु जब तांडव करती है, जीवन दुबक कर सहम कर देखता रहता है। आशंकित ऐसे शब्दों की गुफा ही हमारा शरण्य बनती है। शब्द ही कवच और कुंडल बनते हैं। मनुष्य ने शायद मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ही शब्दों की वैकल्पिक दुनिया बनाई है। तंत्र ने भले ही कुछ शब्दों के सहारे महामारी का सामना किया हो, बृहत्तर समाज को शब्दों की वैकल्पिक दुनिया ने सहारा दिया। बहुत तेरे लेखकों कवियों की रचनाओं ने हमें प्रेरित और प्रोत्साहित किया, जीवन के लिए संबल लिया। ऐसी ही एक कविता से यह बात पूरी करता हूँ। हम मिलेंगे महामारी के अंत में, हम मिलेंगे फिर जीत के बाद, हम मिलेंगे जीवाणु के सो जाने पर, हम मिलेंगे गहरे हरे भरे प्रभात में, हम मिलेंगे रुदन के उस पार, हम मिलेंगे सुख और शांति की नगरी में, हम मिलेंगे हाथ मिलाते हुए, हम मिलेंगे भोर की किरणों की बारिश में, हम मिलेंगे विज्ञान के जीतने पर, हम मिलेंगे मृत्यु के हारने पर, हम मिलेंगे पहले की ही तरह स्वस्थ सुखी उसी प्रीतिकर माहौल में। जीवानंद दास की है, इसे अनुवाद किया है सोमा बंदोपाध्याय ने। धन्यवाद। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि साखी के लोकार्पण के साथ ही आज हम कवियों से उनकी कविताओं का पाठ भी सुनेंगे। लेकिन पाठ सुनने से पहले मैम मृदुला सिन्हा मैम को जो है इस साखी के पहले आवरण के लिए इस आवरण के बारे में कुछ बताने के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि ये
चित्र क्वारंटीन है। क्वारंटीन, हाँ, औरत चित्र क्वारंटीन। एक किताब एक ठीक है। ये चित्र जो है ये उस कोविड 1 फेज से ही संबंधित है और इसमें इसका शीर्षक था क्वारंटीन और इसमें दिखाया था कि किस तरह से एक छोटे से वायरस ने पूरे अस्तित्व को एक निरंतर फियर और छोटी स्पेस में ट्रैप कर दिया है और वही चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। एक्रिलिक में ये काम था ऑन पेपर और मुझे बहुत खुशी है कि इसके साखी के कवर पे इसको स्थान मिला है। उसके लिए मैं शाहिद जी संपादक की आभारी हूँ। तो साखी परिवार आपके प्रति आभारी है कि आपने अनुमति दी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि इस बार साखी का लोकार्पण 4 युवा कवियों द्वारा किया जा रहा है और ये अपने आप में एक अनूठी बात है और एक अच्छी पहल है, क्योंकि इससे पहले लोकार्पण समारोह में बाकायदा जो है बड़े साहित्यकारों विद्वान आलोचकों द्वारा होता रहा है। सर को इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया कहूँगी कि उन्होंने इस तरह की बात सोची और हम जैसे नए लोगों को मौका दे रहे हैं। तो सीधे मैं अब जो है कविता पाठ और चर्चा के लिए सबसे पहले कविता पाठ के लिए गोलेंद्र को आमंत्रित करना चाहूँगी। इससे पहले मैं गोलेंद्र के बारे में बता दूं कि गोलेंद्र BA तृतीय वर्ष के छात्र हैं और ये जो है समाज के एक विशेष तबके से जुड़कर जो है कविताएं लिख रहे हैं। इनकी कविताओं में किसान, मजदूर, स्त्रियां सभी को इनकी कविताओं में स्थान मिल रहा है। ये इनकी एक जो मुख्य बात है, ये जमीन से जुड़कर कविता लिख रहे हैं और इनके जो बिंब है वो उसी लोक से और उसी जमीन से जुड़कर उभर रहे हैं। तो और साथ ही इनकी कविताओं में इनके अनुभवों की गहरी समझदारी भी दिख रही है। तो मैं गोलेंद्र को कविता के लिए पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ स्वयं हमारे गुरुजी भी उपस्थित हैं जिनसे मैं सीखता हूँ साहित्य थोड़ा। तो इस संस्था के विषय में ही मैं अपनी जो कुछ पंक्तियाँ हैं रखते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है लक्ष्य के पथ जाना है। लक्ष्य के पथ जाना है। लक्ष्य के पथ जाना है, आधी आए दीप बुझे फिर भी रुक नहीं सकता। मणि है साथ जो आगे बढ़ चला, साहित्य की घर चला। आगे बढ़ चला, साहित्य के घर चला, आदित्य की तरह जला, काव्य परिसर में आज उबला। पिछले वर्ष महामारी में रोपनी के दौरान मैं भी रोपनी कर रहा था, तो उसी वक्त मेरे सामने एक बच्चा आया। मैं थोड़ा मंत्र जानता हूँ, झाड़ने के लिए वहाँ पहुँचा। उसी को दृश्य को मैं यहाँ रखूँगा। कविता का शीर्षक है रोपनहारी माँ। रोपनहारी माँ। जब आकाश से गिरते हैं पूर्वजों के संचित आंसू, तब खेतिहर करते हैं मजबूत अपनी मेड़। मेड़ तो मजबूत नहीं हुई,
पर फरसी फरसा, लाठी लाठा, झोटी झोटा, मारी मारा, उठा पटक, अंत में थाने। रोपनी के समय रोटी के लिए, संडा जब कबारते हैं मजदूर, तब रक्त चूसती हैं जों। दोहरे दोहित दलित दुबलित पतली देह थक कर विश्राम जब करती हैं बिस्तर पर, तब शेष सोड़ित खटमल। मेड़ पर सोए शिशु को चूंटे काट रहे हैं, चीख सुन रहे हैं मालिक मौन। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है। मजदूरनी माँ कहती है, शांत रह लल्ला, अभी एक पेड़ा और बचा है, रोप लेने दे। बच्चे के पास पहुंचा तो देखा, एक दुल्हा, 2-3 बिच्छुएं और एक केकड़ा थोड़ी दूरी पर हैं। पैर में काट लिया है बर्रे। मैं शिशु को घिन्नाते घिन्नाते उठाया, क्योंकि वह अपने मल मूत्र से तरबतर था। तुरंत बर्रों के मंत्रों का पाठ किया, फिर अपनी चाची को बुलाया, बिच्छू झाड़ी फूकी, चमरौटी से बुलाया बड़ू दादा को, जो डोढ़ा झाड़ते फूकते हैं। चमरौटी से बुलाया बड़ू दादा को, जो डोढ़ा झाड़े फूके। वे हर तरह के कीड़ा झाड़ते हैं, जैसे सांप, करई, गूंगी व डोढ़ा इत्यादि। बिच्छू डोढ़ा तो तसल्ली के लिए झाड़ा गया। गांव में सभी को पता है कि मैं कुछ मंत्र जानता हूँ, जैसे बर्रे, भवतुआ, थनैल, नजर, रेगनी इत्यादि। सीखा तो बिच्छू और सांप का भी था, पर उसे तभी भूल गया जब विज्ञान का विद्यार्थी बना था। जो स्मृतियों में जीवित हैं, उसे भी भूल गया हूँ, ऐसा कहता हूँ सभी से। मंत्रों से आंखें कचकचाई हैं, होठों की हंसी हृदय में हर्ष से हराई हैं, फूकने पर केस लहराए हैं कर्षित कली के मेड़ पर। आज मुझे लग रहा है मंत्र सीखना सार्थक रहा। हे समय, इस महामारी में मंत्र से मेडिकल तक की यात्रा जारी है, यह कब रुकेगी। एक कविता अभी 2-3 दिन पहले मैंने लिखा था, जिसका शीर्षक है जंगरहित स्त्रियां। इस पे काफी लोगों का सुझाव भी है, मार्गदर्शन भी मिला। मैं इसका पाठ करना जा रहा हूँ। जंगरहित स्त्रियां भोरारी में उठती हैं और तब तक खटती रहती हैं जब तक कि चेहरे पर 12 नहीं बज जाता। जैसे ही बजता है 12, बीत चुकी होती है आधी रात। नींद के विरुद्ध आंखों से टपकती हैं बूंदे, बहता है ठहरा कर आंसू, और उनकी बेचैनी स्वप्न में बड़बड़ाती हैं दुख की बात। उन्हें लगता है कि सूरज आ चुका है चूल्हे के पास, उनका चांद डूब रहा है उदास। उनकी ऋतुएं जाड़ा गर्मी बरसात उनके साथ उनकी तरह रोती हैं। वे चैन से नहीं सोती हैं किसी भी दिन, उन्हें डर है कि कहीं उन्हें उजाले में शौच न लग जाए, कहीं उनकी पड़ोसी सखियां उन्हें छोड़कर चली न जाएं खेतों की ओर, जहां वे अक्सर अपना दुख सुख साझा करती हैं। जब वे लौटती हैं चूल्हानी तो पहले पकाती हैं भात, फिर सब्जी, फिर सेकती हैं रोटियां और याद करती हैं बचपन के खेल, कितना पानी, घघोरानी, चोटियां और गोटियां। आज है उनकी आंखों में सागर से अधिक पानी। घर के सभी देवगढ़ थाली लेकर उपस्थित हैं। वे परोस रही हैं पकवान अपने भगवान को, जो अक्सर उन्हें जंगल चोर की संज्ञा देते हैं और कहते हैं, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वे अपनी भूख को काबू करने की कला में सिद्धहस्त हैं, इसका गवाह हैं वे जली हुई रोटियां और कढ़ाई के मसाले, जिन्हें वे अंत में खाती हैं पानी के सहारे। पानी की पहचान दरअसल
उनकी पीड़ा की पहचान है, जिन्हें गुप्त जी ने महसूस किया था कभी और कभी अन्य लोगों ने भी। चौका बर्तन करना इतना आसान नहीं है जितना आसान है बाहर जाना और कमाना। हे श्रेष्ठ देवताओं, एक दिन घरेलू कार्य करके तो देखो, तुम्हें तुम्हारी नानी न याद आ गई तो फिर कहना तुम्हारी जोरू जंगरेत नहीं है। एक कविता है थ्रेसर। थ्रेसर थ्रेसर गेहूं दाना जाता जी है। थ्रेसर उसको बोलते हैं, थ्रेसर गांव में बोलते हैं। थ्रेसर में कटा मजदूर का दायां हाथ। थ्रेसर में कटा मजदूर का दायां हाथ देकर ट्रैक्टर का मालिक मौन है और अन्य आत्मा दुखी। उसके साथियों की संवेदना समझा रही है किसान को कि रक्त तो भूसा सोख गया है, किंतु गेहूं में हड्डियों के बुरादे और मांस के लोथड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। कराता हुआ मन कुछ कहे तो बुरा मत मानना, बातों के बोझ से दबा दिमाग बोलता है और बोल रहा है। न तर्क न तथ्य, सिर्फ भावना है दो के संवादों के बीच का सेतु। सत्य के सागर में नौका विहार करना कठिन है, किंतु हम कर रहे हैं। थ्रेसर पर पुनः चढ़कर बुजुर्ग कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो फिर कुछ लोग रोटी से खेलते क्यों हैं? क्या उनके नाम भी रोटी पर लिखे होते हैं, जो हलक में उतरने से पहले ही छीन लेते हैं खेलने के लिए? बताओ न दिल्ली के दादा, गेहूं की कटाई कब दोगे? एक कविता का शीर्षक है मुसहरिन माँ। मुसहरिन माँ। धूप में सूप से धूल फटकारती मुसहरिन माँ को देखते महसूस किया कि भूख की भयानक पीड़ा और सूंघा मुस्किल मिट्टी में गेहूं की गंध जिसमें जिंदगी का स्वाद है। धूप में सूप से धूल फटकारती मुसहरिन माँ को देखते मैंने महसूस किया है भूख की भयानक पीड़ा और सूंघा मुस्किल मिट्टी में गेहूं की गंध जिसमें जिंदगी का स्वाद है। चूहा बड़ी मशक्कत से चुराया है, जिसे चुराने के चक्कर में अनेक चूहों को खाना पड़ा जहर अपने और अपनों के लिए। आह न उसका गे रहा न गेहूं, अब उसके भूख का क्या होगा? उस माँ का आंसू पूछ रहा है स्वात्मा से, यह मैंने क्या किया? मैं कितना निष्ठुर हूँ, दूसरे के भूखे बच्चों का अन्न खा रही हूँ और खिला रही हूँ अपने 4 बच्चियों को। सर पर सूर्य खड़ा है, सामने कंकाल पड़ा है उन चूहों का जो विष युक्त स्वाद चखे हैं बिल के बाहर अपने बच्चों से पहले। आज मेरी बारी है साहब। एक कविता है जूं। रोपनी जब करते हैं कर्षित किसान, तब रक्त चूसते हैं जो। रोपनी जब करते हैं कर्षित किसान, तब रक्त चूसते हैं जो। चूहे फसल नहीं चरते, फसल चरते हैं साड़ और नीलगाय। चूहे तो बस संग्रह करते हैं गहरे गोदामी बिल में। टिड्डे पत्तियों के साथ पुरुषार्थ को चाट जाते हैं, आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बांट खाते हैं। प्यासी धूप पसीना पीती है खेत में जोक की भांति। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे खट्टे काय फल दिख जाते हैं सिवान के हरे पेड़ पर लटके हुए। इसे ही कभी कभी ढोता है एक किसान सड़क से संसद तक की अपनी उड़ान में। साकी से कुछ कविता सुना देते हैं एक कविता का शीर्षक है उम्मीद की उपज। उम्मीद की उपज। उठो वत्स, भोर से ही जिंदगी का बोझ ढोना किसान होने की पहली शर्त है। धान उगा प्राण उगा, मुस्कान उगी पहचान उगी, और उग रही उम्मीद की किरण सुबह सुबह हमारे छोटे हो रहे खेत से।
एक कविता का शीर्षक है ईर्ष्या की खेती। ईर्ष्या की खेती। मिट्टी के मिठास को सोख जिद के जमीन पर उगी है इच्छाओं की ईख। मिट्टी के मिठास को सोख जिद के जमीन पर उगी है इच्छाओं की ईख। खेत में चुपचाप चेफा छिल रही है चरित और चू रही है ईर्ष्या। छिलके पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और द्वेष देख रहा है मचान से दूर, बहुत दूर चरती हुई निंदा की नीलगाय। निंदा की नीलगाय। एक कविता का शीर्षक है मूर्तिकारी। मूर्तिकारी। राज मंदिरों के महात्माओं, मैं मौन मूर्तिकार की स्त्री हूँ। राज मंदिरों के महात्माओं, मैं राज मंदिरों के महात्माओं मौन मूर्तिकार की स्त्री हूँ। समय की छेनी हथौड़ी से स्वयं को गढ़ रही हूँ। चुप्पी तोड़ रही है चिंगारी, सूरज को लगा है ग्रहण। लालटेनों के तेल खत्म हो गए हैं, चारों ओर अंधेरा है। कहर रहे हैं हर शहर, समुद्र की तूफानी हवा आ गई है गांव। दिए बुझ रहे हैं तेजी से, मणि निगल रहे हैं साफ और आम चीख चली है दिल्ली। अगली कविता का शीर्षक है लकड़हारी, जिसका उप शीर्षक है बचपन से बुढ़ापे तक बांस। तवा तटस्थ है चूल्हा उदास। तवा तटस्थ है चूल्हा उदास, पटरियों पर बिखर गया है बात। पटरियों पर बिखर गया है बात। कूड़ादान में रोती है रोटी, भूख नोचती है आंत। पेट ताक रहा है गैर का पैर, पेट ताक रहा है गैर का पैर। खैर जनतंत्र के जंगल में एक लड़की बीन रही है लकड़ी। जहां अक्सर भूखे होते हैं हिंसक और खुखार जानवर, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पशु बाघ भी। हवा तेज चलती है, पत्तियां गिरती हैं नीचे, जिसमें छुपे होते हैं सांप, बिच्छू, गोजर। जरा सी खड़खड़ाहट से कांप जाती है रूह, हाथ से जब जब उठाती है वह लड़की लकड़ी। मैं डर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। एक कविता का शीर्षक है कुहारिन काकी की कला। कुहारिन काकी की कला। लटक रहा है मानस के शिखर पर मक्खन से भरा मथुरा का मार्मिक मटका। लटक रहा है मानस के शिखर पर मक्खन से भरा मथुरा का मार्मिक मटका। इस पर उत्कीर्ण है कुहारिन काकी की कला। गंध सूंघ रहा है वन बिलार, बिल्ली थक कर बैठी है नीचे। मक्खियां भिनभिना रही हैं, चूहे चढ़कर चाट रहे हैं मक्खन। अंततः वन बिलार फोड़ दिया घर का घड़ा। पूर्वजों ने ठीक ही कहा है, कला का महत्व मनुष्य जानते हैं, जानवर नहीं। पूर्वजों ने ठीक ही कहा है, कला का महत्व मनुष्य जानते हैं, जानवर नहीं। जानवर तो अपना ही जोते रहते हैं। काकी ठीक कहती हैं, भूख कला को जन्म देती है। कुछ भी हो, वन बिलार बलवान के साथ साथ चतुर भी है, क्योंकि वह मक्खन और चूहे को एक साथ खा रहा है। एक कविता का शीर्षक है नदी बीच मछुआरी। नदी बीच मछुआरी। जल देवी की तपस्या से मछुआरे को मिल गया मोक्ष। जल देवी की तपस्या से मछुआरे को मिल गया मोक्ष। नदी बीच स्थिर है नाव, मछुआरी फेंकती है जब जाल, तब केकड़े काट देते हैं। मछुआरी फेंकती है जब जाल, तब केकड़े काट देते हैं। मछलियां कहती हैं, माता मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए नदी से। एक कविता का शीर्षक है गड़ेरिया। गरेड़िया। साहित्य की भी इसी शीर्षक से कविता है। गरेड़िया। दरअसल गेहूं का मौसम था, वो जो चरा रहे थे तो कहे भैया हमारा थोड़ा देखते रहिए। अब हमसे समझ नहीं रहे थे, जो गड़ेड़िया थे सब गेहूं में अपना चलने चले गए। तो उसी तरह मैंने एक कविता लिखा बैठ के। एक गरेड़िए के इशारे पर खेत की फसलें चर रही हैं भेड़ें। एक गरेड़िए के इशारे पर खेत की फसलें चर रही हैं भेड़ें भेड़ों के साथ। मेड़ पर वह भयभीत है, मेड़ पर वह भयभीत है, पर उसकी आंखें खुली ताक रही हैं दूर, बहुत दूर दिल्ली की ओर। घर पर बैठे खेतिहर के मन में एक ही प्रश्न है, इस बार क्या होगा।
घर पर बैठे खेतिहर के मन में एक ही प्रश्न है, इस बार क्या होगा। हर वर्ष मेरी मचान उड़ जाती है आधियों में, बीजकों का पता नहीं चलता और मेरे हिस्से का हर्ष नहीं रहता मेरे हृदय में। क्या इसलिए कि मैं हलधर हूँ। भेड़ हाँकना आसान नहीं है, भेड़ हाँकना आसान नहीं है। हलधर हिर हिर और ना बाएं बापा बाएं दाएं चिल्लाते क्यों हो। तुम्हारे नाधे बैले समझदार हैं, मेरी भेड़ें भूल जाती हैं अपनी राह। मैं हाँक रहा हूँ सही दिशा में, मुझे चलने दो गुरु, मैं गरेड़िया हूँ भारत का। ये कविता का शीर्षक है श्रम का स्वाद। श्रम का स्वाद, स्वास्थ्य, स्वादिष्ट। गांव से शहर के गोदाम में गेहूं, गरीबों के पक्ष में बोलने वाला गेहूं, गरीबों के पक्ष में बोलने वाला गेहूं एक दिन गोदाम से कहा, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर अकेले में अनाज संपन्न से पूछता है, जो तुम खा रहे हो क्या तुम्हें पता है कि वह किस जमीन की उपज है, उसमें किसके श्रम का स्वाद है, इतनी खुशबू कहाँ से आई, तुम हो कि ठूसे जा रहे हो रोटी। ये सब एक कविता का शीर्षक है उर्वी की ऊर्जा। उर्वी की ऊर्जा उम्मीद का उत्सव है, उगती युग उछल कूद रही हैं उपज के ऊपर। उर्वर घास के पास बैठी ऊढ़ा उठकर ऊन बुन रही है। उर्वर घास के पास बैठी ऊढ़ा उठकर ऊन बुन रही है, उमंग चूह रही है ऊख, ओस बटोर रही है ऊषा, उल्का गिरती है उत्तर में, अंदर से बाहर आता है अक्षर, उसर में स्वर उगाने। उद्भावना उड़ाती है हवा में उर्वी की ऊर्जा, उपच्छित की भरती है उधर, उद्देश्य साफ है, उष्मा देती है उपहार में उजाला, अंधेरे से है उम्मीद। एक कविता का शीर्षक है आंख। आंख सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है आंख, फिर भी देखो तो ऐसे जैसे देखता है कोई रचनाकार। सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है आंख, फिर भी देखो तो ऐसे जैसे देखता है कोई रचनाकार। दृष्टि होती है तो उसकी अपनी दुनिया भी होती है, जब भी दिखते हैं तारे दिन में वह गुनगुनाती है आशा गीत। दोपहरी में रेगिस्तानी राहों पर दौड़ती हैं प्यासी नजरें, पुरवाई पछुआ से पूछती है ऐसा क्यों। दोपहरी में रेगिस्तानी राहों पर दौड़ती हैं प्यासी नजरें, पुरवाई पछुआ से पूछती है ऐसा क्यों। धूल धक्कड़ के बवंडर में बचानी है आंख, धूल धक्कड़ के बवंडर में बचानी है आंख। वक्त पर धूप या चश्मा लेना अच्छा होगा, यही कहेगी हर अनुभव भरी पकी उम्र। आम आंखों की तरह नहीं होती है दिल्ली की आंख, आम आंखों की तरह नहीं होती है दिल्ली की आंख, वह बिल्ली की तरह होती है, हर आंख का रास्ता काटती है। अलग अलग आंखों के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं देखने की क्रिया की, कभी आंखें नीचे होती हैं, कभी ऊपर, कभी सफेद होती हैं तो कभी लाल। धन्यवाद। गोलेंद्र की जो कविताएं हैं उनमें जो बिंब उभर कर आए हैं, ऐसे बिंब सिर्फ उन्हीं कवियों में उभर सकते हैं जो अपनी लोक और अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये बिंब इतनी खूबसूरती से आए हैं कि क्या ही कहा जाए। इसी क्रम में मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है सुरेश कुमार जी नागर को आमंत्रित करती हूँ, जो कि चूरू राजस्थान से हैं। वे हिंदी विभाग के सुधार्थी तथा एक अच्छे अध्येता भी रहे हैं और सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्षरत भी हैं। इनकी कविताओं में प्रतिशत्रुता के नकार के साथ साथ सामाजिक असमानता के प्रति जो प्रतिरोध का एक स्वर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। और राजस्थान का जो समाज है और उसकी संस्कृति है और उसकी
उसके जो बिंब लिए गए हैं वो भी उन्होंने राजस्थान के समाज से और वहाँ की संस्कृति से ही उठाए हैं। तो सुरेश जी आप अपनी कविताओं का पाठ करें। कै कला दीर्घा की इस साखी 33वें अंक के लोकार्पण पर उपस्थित साखी के संपादक प्रोफेसर सदानंद शाही सर, हिंदी विभाग के हमारे सर रह चुके प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर और तमाम साथी, मंच पे उपस्थित साथी, इस लोकार्पण समारोह में सर ने हम लोगों को मौका दिया। ये जैसे आज का जो समय है वो व्यक्ति केंद्रितता का समय है। जैसे आप जानते हैं, हम लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं इस पे कि अभी जो उत्तर आधुनिकता ने वो जो सामंती स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा है और व्यक्ति का जो महत्व है उसको केंद्र में लेके, व्यक्ति को केंद्र में लेके आया है उत्तर आधुनिकता के युग में। तो उस व्यक्ति केंद्रितता, और हो सकता है कि मतलब व्यक्ति केंद्रितता में ये है कि व्यक्ति की जो चेतना है वो जरूरी नहीं कि उसकी स्वयं की हो, परिवेश से निर्मित होती है उसकी चेतना। तो आज तमाम परिवेश में चेतना निर्मित करने के तमाम साधन, मीडिया और तमाम साधन लगे हुए हैं। तो ऐसे में व्यक्ति केंद्रितता जो ये है, और हर व्यक्ति का मूल्य है, वो छोटा हो बड़ा हो, उसी में सर ने इस बात को पहचाना और हम लोगों को मौका दिया। इसके लिए हम इसका शुक्रिया उनका अदा करना चाहते हैं और मैं अपनी कविता का पाठ करता हूँ। कविता का शीर्षक है लल्लेश्वरी। बर्फ का सीना चीरकर उगे चिनार के नीचे बैठकर, बर्फ का सीना चीरकर उगे चिनार के नीचे बैठकर आग का कोई गीत गाती स्त्री सदियों की बर्फ को पिघला रही है। उसकी जिद, उसका साहस और उस पर अट्ठास करते ठहाकों को चुप कराने वाली उसकी आवाज उसमें योगदान कर रहे हैं। आत्मा में जमे डर की कंपकंपी बह रही है। ठिठुरी हुई पितृ सत्ता की नग्नता से धुआं उठ रहा है। आंखों में उगे आंसू पेड़ बन गए हैं। मेरे वजूद को चुनौती देता उसका साहस मेरी ही रगों में विचार की तरह जोड़ देता है। मेरे वजूद को चुनौती देता उसका साहस मेरी ही रगों में विचार की तरह दौड़ जाता है। विचारों की दौड़ सभ्यता की आंख होती है मेरी दोस्त। विचारों की दौड़ सभ्यता की आंख होती है मेरी दोस्त। उसका विस्तार तय करता है दौड़। वे विचार हत्या से पहले आंख की हत्या जरूर मांगते हैं। आंख हत्या विचार क्षेत्र की हत्या। उसके वजूद की वादियों में बहता खून मेरी चेतना को बर्फ की सिल्लियों पर घसीटता है। अवचेतन में पहुंची मेरी चेतना में सैनिकों के बूंदों से रौंदी आदि मनुष्यता की सिसकारी, बलात्कृत चीखें और बारूद से जख्मी चिनारों से बहता खून हिमालय की बर्फ के मानिंद जमे हुए हैं। हमारे पुरखों की जख्मी पीठ, कंधों पर पड़े निशान, माओं के फेफड़ों में जमा काला धुआं और प्रेम में धोखा खाई लड़कियां, ये सभी तुम्हारे और मेरे अवचेतन से संवाद की तरह है। बर्फ में दबी ललेश्वरी की आवाज रेगिस्तान की रेत में, रसोई के लपटों में, कुएं और कुंड के पानी में, खेजड़ी से लटके फंदों में और उन जगहों पर मुझे सुनाई देती है जहां स्त्री की आत्मा धूल में समाई गई, अग्नि में जलाई गई और पानी में मार दी गई। स्त्री की आत्मा प्रचलित प्रतिमानों की तरह नहीं थी। दूसरी कविता का शीर्षक है तुम्हारा एहसास रात को फिर उदास कर रहा है। निनाण से, जैसे राजस्थान में खरपतवार हटाने का जो कार्य होता है उसको निनाण कहते हैं, धान से या किसी अनाज से। निनाण के बाद बारिश से भरपूर बाजरे ने सन्नाटा ओढ़ लिया है। निनाण के बाद बारिश से भरपूर बाजरे ने सन्नाटा ओढ़ लिया है। खेजड़ी के लूम को हवा की थपकियों ने डालियों में सो जाने पर मजबूर कर दिया है। कंपकपाती सर्दी को अंधेरे ने कंबल ओढ़ा दी है।
चीर चाटी कहीं दूर अंधेरे को चीर रही है। ऐसे में क्यों ऊंट से सद्य जुते खेत से आ रही महक सा तुम्हारा एहसास आज फिर रात को उदास कर रहा है। वो मरुस्थल की मृग मरीचिका मालूम होते हुए भी कि यह कच्चे सूखे फंकी युक्त कभी न खत्म होने वाले ग्वार के खेत से गुजरना है। ऐसे में क्यों तुम्हारा एहसास आज फिर रात को उदास कर रहा है। कविता का शीर्षक है रेशमा के लिए। रेशमा जो गायिका रही हैं, उनका हमारे जिले से संबंध रहा था, जो बाद में विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी। वो उनका जन्म वहीं हुआ था, चूरू में। रेशमा के लिए। गाड़े पर बैठकर ऊंट को हाँकते दादा गा रहे हैं सुबह का कोई गीत। गाड़े पर बैठकर ऊंट को हाँकते दादा गा रहे हैं सुबह का कोई गीत। रेगिस्तानी धूल के जर्रे जर्रे से उठती आवाज मुझे नहला रही है। रेशमा दादा की तरह गाती है। आधे पेट चक्की पीसती दादी ने पाटों के बीच पीस दिया है अपने जीवन को। रेशमा दादी की चक्की की तरह गाती हैं। मरुस्थल की धूल ने एक दिन मुझे बताया था अनगिनत रेशमा रेगिस्तान में आज भी दफन है। तेज हवा का उन्हें आज भी इंतजार है। वेश्या की संतान शीर्षक है वेश्या की संतान। भारत में आप ये है कि टाटा सोशल स्टडीज ने एक फील्ड वर्क किया था। उसमें उनको पता चला कि 50 लाख वेश्या के बच्चे भारत में हैं अभी। वेश्या जो होते हैं, जिसमें उनके बच्चे हैं जिनका कोई हकदार नहीं है, उनका पिता का न माता को उनका हक लेने के लिए जहाँ भी जाते हैं वो उनको हर जगह उनके पिता का नाम पूछ करके अपमानित कर दिया जाता है। शीर्षक है वेश्या की संतान। तुम्हारे लिए यह गाली हो सकती है, पर बाप के नाम पर वह जाति पूछे किसी चमार से चुप है। वेश्या की संतान। तुम्हारे लिए यह गाली हो सकती है, पर बाप के नाम पर वह जात पूछे किसी चमार से चुप है। सभ्यता की ऊपरी कुर्सी पर बैठे ढोंगियों, किसी रोज तुम सभ्यों को नंगा कर वह अपने बाप का नाम जरूर पूछेगा। तब गोमूत्र पूत तुम्हारी पूरी सभ्यता पर गोबर पूत जाएगा। ये कविता का शीर्षक है भूख। मेहमान द्वारा लाए हुए केले के चौथे हिस्से को खाते हुए मैं सोचता था, ऐसा भी एक दिन होगा जब मैं रोटी की जगह सिर्फ केला खाऊंगा। जबकि आधे पेट सोना हमारी नियति बना दी गई थी। भूख दूर तक नहीं सोचती। हमारी सदियों की भूख पेट से शुरू होकर पेट पर ही खत्म होती है। एक तुम्हारी भूख है जो पहाड़ों को चबाकर, जमीन को हथियाकर, बस्तियों को जलाकर भी शांत नहीं होती। हमारी और तुम्हारी भूख में निर्माण और नाश का ही फर्क था। एक बार फिर सफेद रक्ताप हो जाएगा। शीर्षक कविता का एक बार फिर सफेद रक्ताप हो जाएगा। कश्मीर के बहते लहू में आकंठ डूबकर जब भी तुमने पुकारा, उस वक्त भी मैंने यही चाहा। तुम्हारी डबडबाई ताजा हंसी चट्टानों पर बिखरे कि चट्टानें फटें और एक बार फिर तुम सफेद होकर निकलो। सफेदपन हर लहू का समाधान रहा है। पर भारत के सीने पर बैठे भेड़िए को लहू से बहुत प्यार है। उसने अंजुर भर भर लहू पिया है। गुजरात, पुलवामा और कश्मीर, अब वह लहू उगलेगा जिसमें चिल्लाकर तुम धीरे धीरे डूब जाओगी और एक बार फिर सफेद रक्ताब हो जाएगा। कविता का शीर्षक है आंसुओं का खारापन। आंसुओं के खारेपन को पीना ही हमारी नियति रही है। हमारी हड्डियों में, हमारे लहू में वही सर्दियों का खारापन जमा है। तब तुम मीठेपन की आस कैसे कर सकते हो। एक अंतिम कविता है। इस देश से थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा आत्मसम्मान चाहा था। हमने दुनिया के लिए छड़ मोड़कर पुल बनाए। हमने दुनिया के लिए छड़ मोड़कर पुल बनाए जिस पर हम कभी नहीं चलने वाले थे। उससे आती हमारे पसीने की गंध आज भी मादक बना देती है। हमारे हिस्से की रोटी और पानी कुत्तों को फेंक दिया गया।
हमारे हिस्से की चप्पलों से किसी ने अपनी ठोकरों को मजबूत किया, हमारे हिस्से के कपड़ों से किसी ने होली खेली, हमारे हिस्से की किताबों को किसी ने रद्दी में बेचा, हमारे हिस्से के प्यार से किसी ने अय्याशी की। अब हमें रोटी, चप्पल, कपड़े, किताब और प्यार एक साथ चाहिए। हम लड़े 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 तो पिछवाड़े में पेट्रोल और रोड डाली गई, पर घर खरपतवार की राख बना दिए गए। हमने इस देश से थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा आत्मसम्मान ही तो चाहा था। सुरेश जी, इस वर्ग विभाजित समाज में संवैधानिक रूप में तो नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये समाज वर्ग विभाजित है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कवियों की ज़रूरत है भाई, जो कि अपने हक और अधिकार के लिए उन्हें इस तरीके से लड़ना न पड़े, उसे कहने की ज़रूरत ना हो उसे बार बार कि हाँ हमें हमारा हक चाहिए। और कवि और सभी मनुष्यों की समस्याएं भले ही एक जैसी हो, परंतु उसको सोचने के जो औजार होते हैं, सोचने के जो ढंग होते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं अलग होती हैं। और उसमें जो कवि होता है वो उसको एक विशेष ढंग से देखता है, जिसको हम अगर ऐसे कवियों को एक विशेष शब्द उसके लिए प्रयोग करें तो हम उन्हें ऑर्गेनिक पोएट कह सकते हैं, जो कि सीधे सीधे अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं। और इससे पहले भी लोग कविताएं लिखते रहे हैं, लेकिन वो बड़े लेखक क्यों माने गए? जैसे कि अगर त्रिलोचन की बात करें, नागार्जुन की बात करें, केदारनाथ सिंह की बात करें, क्योंकि वो अपने उस श्रम की संस्कृति को पहचानते थे और मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ों को उन्होंने उभार कर समाज के सामने प्रस्तुत किया है। वो जो उन्होंने बिंब लिए हैं वो भी उन्होंने उसी समाज से उठाए हैं। और जिस तरह की कविताएं आज पढ़ी जा रही हैं वो 21वीं सदी में ही संभव है, क्योंकि अब जो सोचने के, विचारने के जो ढंग हैं वो बदल चुके हैं। और इसी के साथ मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए पूजा यादव जी को बीच में एक टिप्पणी छोटी सी इंदा जी की ले लो। हाँ सर ऐसे जी, पूजा दी के बाद मैं उनका अच्छा पहले तो कार्यक्रम को ये पूजा दी से पहले मैं इतिहास विभाग की प्रोफेसर वृंदा मैम को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम पर कुछ बोले, अपनी बात रखें। हाँ वहीं बैठ। आप इस संघ की लेखिका हैं। अरे मेरे लिए तो इतना सरप्राइज था जब आपने कहा कि वो उसमें छप रहा है। बहुत ही खुशी का मौका है कि इतने सारे युवा साथी यहाँ अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। सच कहूँ तो एकदम अपने कॉलेज के, महाविद्यालय के दिन याद आ रहे हैं, जैसे हम लोग हमारे मराठी लिटरेरी सोसाइटी, मराठी वाङ्मय मंडल में ऐसे ही बैठ के कविताएं एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक युवा होने का कुछ एक आइडेंटिफाइंग मार्क है कि जब आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में ढालने का प्रयास करते हैं, और इस सब की सराहना इतने अच्छी तरह से हो रही है आज साखी के लोकार्पण के इस अच्छे शुभ अवसर पर। और ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि बहुत दिन के बाद प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी के साथ मुलाकात हो रही है, और साहित्य, और ख़ास तौर पे मैं मराठी भाषी हूँ और हिंदी, और वो भी इतनी अच्छी हिंदी में पिछले कई सालों से जब यहाँ रह रही हूँ तो भी सुन रही हूँ। बॉम्बे में एक तो बम्बैया हिंदी या तो चलती है, या तो हिंदी वाले अपने टापू बना के रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा बाकी लोगों को अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो सबसे एकदम जो मैं कहूँ कि
एक अविस्मरणीय अनुभव रहा पहली बार जब मैंने प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी का भाषण सुना था। और तब से अनगिनत मेरे मराठी साथियों को मैंने कहा है कि इतनी सुंदर हिंदी और इस तरह से प्रस्तुति है, और जिसका एक भी शब्द मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसको चुनना और प्रस्तुत करना और जिस तरह से उन्होंने वो कहा था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ओरल आर्काइव बनना चाहिए अवधेश जी जैसे लोगों के जो वक्तव्य होते हैं उनका। प्रोफेसर शाही जी के साथ का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। थोड़ा सा बॉम्बे का एक कल्चरल ये थोड़ा अलग है, तो एक बार मैं उनके चेम्बर में गई एंड आई जस्ट हग्ड हिम, ऐसे कि कितने दिन के बाद मिले एंड गर्मजोशी से वो भी मिले, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वेल बीएचयू में ऐसा नहीं होता लेकिन वो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस ये रहा कि प्रोफेसर शाही वाज अ पर्सन who did not make me feel that I did something wrong. जो अमूमन यहाँ नहीं होता है, वो ये एक महिला बाहर से आई हुई है और वो कर रही है, लेकिन उसका स्वागत भी उन्होंने उतने ही गर्मजोशी से किया। सो वो एक वंडरफुल अनुभव रहा। शाही जी बहुत ऐसे अभिनव प्रयोग करते रहते हैं और उसके बारे में साखी के संदर्भ में और खासतौर पे मैं कहूँगी कि जो मैं अपने क्लासरूम में भी यूज़ करती हूँ, गोदान को फिर से पढ़ते हुए, क्योंकि हम लोग इतिहास में साहित्य को कैसे देखा जाना चाहिए इसके बारे में जब भी चर्चा करते हैं, खासतौर पे एक मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, तो मुझे लगता है और मैं सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ, हार्डली एक दो आज तक उन तक पहुँचे होंगे, लेकिन मैं क्लास में भरी पूरी क्लास में बोलती रहती हूँ कि जैसे है ना कि गंगा आपके पास है, जाके बस 2 घूंट पी तो लीजिए। सो आई ऑलवेज टेल देम अबाउट इट एंड मुझे लगता है कि ये जो एक अपने आप में ऐसे व्यक्ति संस्था होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को जोड़ के उसका एक नेटवर्क तैयार करते रहते हैं, ताकि किसी कारणवश खुद वो वहाँ उतना एक्टिव नहीं भी रह पाए तो भी वो कार्य चलता रहे, और ये गुण सब में नहीं होता है। तो आई थिंक विद ऑल दिस वर्ड्स मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं साखी के लिए। साखी ऐसे ही निरंतर प्रगति करती रहे और मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोगों की कविताएं सुनते हैं और नए कवि नए हमारे समालोचक भी होंगे। आई एम श्योर कि ऐसे एज ओल्ड होने की ज़रूरत नहीं उसके लिए, बहुत सारे युवा भी होते हैं, उनकी साहित्य की समझ इतनी अच्छी विकसित रहती है और उनको भी ये साखी का प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी विद यू हियर। थैंक यू। शुक्रिया मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की शोध छात्रा है और इनकी कविताएं वागर्थ और साखी में पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और अगर इनकी कविताओं की बात करें तो इनकी कविताओं में पुरुष वर्चस्ववाद तथा जो एक प्रस्तरीकृत मान्यताएं, संस्कार और रूढ़ियाँ आ गई हैं, उनको वो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कटघरे में खड़ा करती हैं। और वर्तमान समय में जो स्त्री लेखन का स्वरूप है वो बदल रहा है। तो इस समय जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, अगर विशेष तौर पर देखी जाए तो उसमें इनकी कविताएं बिल्कुल एक अलग ढांचे में आ रही हैं। उसमें जो एक तरीके से कहा जाए कि ये जो नक्सिक वर्णन वाली परंपरा या जो एक स्त्रियों के सौंदर्य शास्त्र की जो एक नए पुराने प्रतिमान जो चले आ रहे हैं, उनको सीधे सीधे तौर पे जो है तोड़ रही हैं आज की जो महिला लेखिकाएं हैं।
तो इसी के साथ जो है मैं पूजा दी को आमंत्रित करती हूँ तो अपनी कविताओं का पाठ करें। सुप्रीम कोर्ट का कला देखा में उपस्थित आदरणीय गुरुजन और युवा साथी सभी लोगों का अभिवादन। ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत विशिष्ट है कि यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत विशिष्ट है क्योंकि जिस तरीके से साखी का जो लोकार्पण कराया गया है युवा कवियों द्वारा, बस युवा कवि हैं और इसमें और कोई नहीं है, तो ये इसमें और एक जो फ्रंट रो बोलते हैं देना हमें अवसर का और उसमें फ्रंट रो पे रखना युवा कवियों को, तो ये मेरे लिए बहुत विशिष्ट रहा है। इसके लिए मैं सर का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी सर को। इसी साथ में अपनी कविताएं पढ़ूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है लड़की और रोटी। लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीख लो, एकदम गोल गोल जैसे चांद हो। लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीख लो, एकदम गोल गोल जैसे चांद हो। लेकिन लड़की ने रोटी चक्र की तरह बना दिया, जो धारदार हथियार था। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जिसमें एक भी चपत्ते ना। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जिसमें एक भी चपत्ते ना, जैसे किसी अप्सरा का रूप हो। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जैसे चेचक के दागों वाली स्त्री, जिसे कुरूप कहा गया है। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जैसे यौवन से भरी नायिका के वक्ष हों। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जैसे यौवन से भरी नायिका के वक्ष हों। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जो पिचकी सी थी, जिसकी सौंदर्य शास्त्र के ढांचे में कोई जगह नहीं थी। लड़की जितनी बार रोटी बनाती उतनी बार तोड़ती पितृसत्ता के मानकों को। लड़की के लिए जैसे रोटी प्रतिशोध का जरिया बन गई, जिसे वह बार बार दोहराती। इस तरह लड़की रच रही थी प्रतिशोध की एक और कला। मेरी दूसरी कविता है फटी बेवानियां। माँ की फटी बेवानियों की चुभन रात को हल्की छुअन से मुझ में भर जाती थी। माँ की फटी बेवानियों की चुभन रात को हल्की छुअन से मुझ में भर जाती है। मैं सिहर जाती हूँ, अपने पैरों को खींच लेती हूँ, लेकिन वह दर्द धीरे धीरे मेरे भीतर रिसता जाता है और मेरी नींद उन बेवानियों के खुरदरेपन में जा उलझती है। मैं देखती हूँ अंधेरे में खिड़कियों से आती रोशनी के बीच माँ के चेहरे को, उसके माथे को सहलाती हूँ, उसकी सांसों की आवाजाही को चुपचाप सुनती हूँ और सोचती हूँ क्या सचमुच सो गई माँ। प्रेम पत्र। अगली कविता का शीर्षक है आती रहेगी प्रेम पत्र की खुशबू, किताबों के पन्नों से उस खुशबू को कैसे निकाल पाएगा। आती रहेगी प्रेम पत्र की खुशबू, किताबों के पन्नों से उस खुशबू को कैसे निकाल पाएगा प्रेम। पहाड़ों की दलकनों में भर जाएगा प्रेम पत्र का एक एक अक्षर। पहाड़ों की दलकनों में भर जाएगा प्रेम पत्र का एक एक अक्षर। उन पहाड़ों को कैसे नोच खाएगा वे। बारिश से गला हुआ प्रेम पत्र समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। बारिश से गला हुआ प्रेम पत्र समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। आग की लपटों से प्रेम पत्र और भी निखर जाएगा। आग की लपटों से प्रेम पत्र और भी निखर जाएगा। प्रलय के दिनों में नाव बन जाएगा प्रेम पत्र। वे लगाते रहेंगे बंदिशे प्रेम पत्र पर, फिर भी लिखा जाता रहेगा प्रेम पत्र और इस तरह सृष्टि के अंत तक बचा रहेगा प्रेम पत्र। अगली कविता का शीर्षक है मुझे फक्र है उस प्रेमी पर। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो अपनी मुट्ठियों को हवा में ताने हुए खड़ा है, जिसकी आंखों में जिद है हक की लड़ाई लड़ने की। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो अपनी मुट्ठियों को हवा में ताने हुए खड़ा है,
जिसकी आंखों में जिद है हक की लड़ाई लड़ने की। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जिसकी जुबां पर आज़ादी के नारे गूंजते हैं, जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे पूरी आवाम से मोहब्बत करता है। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो अपनी पीड़ा को भी अपनी हिम्मत बना लेता है, जिसके हौसलों को तूफान भी डिगा नहीं पाता है। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जिसके विचारों में भगत सिंह, पेरियार, बिरसा, अंबेडकर बसते हैं, जिसे प्रिय है फैज, पाश और विद्रोही की कविताएं। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो एक मासूम सा बच्चा बन जाता है अपनी प्रेमिका से लिपट कर, जिसका स्वाभिमान से भरा सिर माँ की गोदी में झुक जाता है। मुझे फक्र है दुनिया के उन तमाम प्रेमियों पर जो बेबाक, निडर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिनके दिलों में बसता है उनका मुल्क। सौंदर्य के जाल में घुटता श्रम, मेरी अगली कविता है। चिलचिलाती धूप में ईंट ढोती अपने नवजात शिशु को पीठ पर बांधे, जिसके स्तनों से दूध की बूंदें टपक रही है, ऐसी झारखंड से भट्ठों में काम करने के लिए लाई गई मजदूरी मुझे कभी सुंदर नहीं लगी। चिलचिलाती धूप में ईंट धोती अपने नवजात शिशु को पीठ पर बांधे, जिसके स्तनों से दूध की बूंदें टपक रही है, ऐसी झारखंड से भट्ठों में काम करने के लिए लाई गई मजदूरी मुझे कभी सुंदर नहीं लगी। कोई कवि चाहे तो आज भी उस मजदूर माँ के स्तनों से टपकते दूध जो उसके बच्चे के मुंह में जाना था अनायास की जमीन पर गिर रहा है, उसमें तथाकथित सौंदर्य के नए मानदंड की घोषणा करते हैं। कोई कवि चाहे तो आज भी उस मजदूर माँ के स्तनों से टपकते दूध जो उसके बच्चे के मुंह में जाना था अनायास ही जमीन पर गिर रहा है, उसमें तथाकथित सौंदर्य के नए मानदंड की घोषणा कर दे, और चाहे तो इस पर महान आलोचकों द्वारा उसे श्रम सौंदर्यवादी कवि का तमगा पहना दिया जाए। बावजूद मैं मेरी कविता में सौंदर्य के उस पुरुषवादी मानदंडों का पुरजोर विरोध करती रहूंगी, जिसने उन तमाम श्रमिक स्त्रियों के अनगिनत वर्षों के संघर्ष को श्रम सौंदर्य के शब्द रूपी जाल में बांधकर वर्षों तक अपनी कविता पर बाहबानियां बटोरते रहे। चेतना पारीख, राम में क्या ज्ञानेंद्र सती जी की कविता है, उसी से ये जुड़ी है, मतलब उसी को पढ़ के। हाँ, कविता का शीर्षक है चेतना पारीख। राम में एक याद, यही कविता है ना जो तुमने मुझे पहली बार सुनाई थी। राम में एक याद, यही कविता है ना जो तुमने मुझे पहली बार सुनाई थी। तुम सुना रहे थे और मैं डूबती जा रही थी कविता में। मुझे लग रहा था तुम कवि हो उस कविता के और मैं चेतना पारी। मैं उतार लेना चाहती थी तुम्हारी तस्वीर जब तुम पढ़ रहे थे उस कविता की एक नन्ही सी पंक्ति। देखता हूँ आपके शहर में भीड़ धुनी है, देखता हूँ तुम्हारे आकार के बराबर जगह सुनी है। तब मैं कहना चाहती थी तुम्हारे शहर की भीड़ में भी मेरे आकार के बराबर जगह सुनी रहेगी। तुम महसूस करना मुझे, मैं तुम्हें पहले जैसी ही मिलूंगी। कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। तुम भर लेना मुझसे अपने भीतर के सूने कोने को और डूब जाना हल्की मुस्कुराहट लिए खुद में। तुम देखना मुझे अपनी बंद आंखों से, फिर धीरे से पूछना कैसी हो चेतना पारी। मेरी अगली कविता है दुखरना। एक अरसा हुआ जब आषाढ़ का महीना बिना बरसे भी गुजर गया। गांव के छोटे छोटे किसान बारिश की बाट जोहते, जिसमें दुखरना भी था। वही दुखरना जिसका नाम लेकर बूढ़ी काकी बचपन में हमें आम के बगीचे में जाने से मना किया करती। काकी बताती है दुखरना उस बरस बड़ी तंगी से गुजर रहा था। उसके बापू को बड़की बीमारी धर ली थी। बहुत इलाज करायो दुखरना, सबसे कर्ज लियो, लेकिन जिसको जाना है उसे कौन रोक सकता है। उस बरस उसके चेहरे से बेबसी और लाचारी झांका करती कि अगले बरस कैसा रहेगा जीवन, कैसे पढ़ाएगा दोनों बेटियों को, कैसे चुकाएगा कर्ज।
अपने खाली खलिहान में सोए सूने बादल को निहारता रहता, नींद जैसे उन बादलों में कहीं खो जाती और आंखों में सावन की बरसात उतर आती। वे फिर भी ढाढ़स बंधाता अपने उदास मन को और सुबह निकल जाता फरसा उठाए खेत। जब सूखे बीत गया सावन का आधा पखवाड़ा तो उसके मन को बांधे ढाढ़स की डोर भी धीरे धीरे टूटने लगी। 2 बीघा खेत, 2 दिन रात की मेहनत और क्या था दुखन्ना के पास? यही पूंजी थी उसकी जिस पर उसे नाज हुआ करता। आज दुखन्ना सोच रहा था, अम्मा और बापू उसका नाम दुखन्ना काहे रखे? वो काहे का दुखन्ना? उसने अम्मा, बापू, मेहरारू और बिटियन को 2 रोटी के सिवा कौन सा सुख दिया? उसकी यह ऊहापो उसे रात भर सोने नहीं देती। अगले दिन अपने मेहरारू को कुछ पैसे लाकर देता है जो मिल में कमाकर इकट्ठा कर रहा था बिटिया को अक्षरी पढ़ाने के लिए। दुखन्ना उनमें से नहीं था जो बिटिया को ब्याहने तक ही पालते हैं। बूढ़ी काकी बताती, दुखन्ना गणित में बहुत तेज था, कुछ जोड़ घटाव कर लेता, लेकिन बापू की बीमारी के कारण पढ़ न पाया। इसलिए वो अपनी बेटियों को खूब पढ़ावे चाहते, लेकिन इलाज का कर्ज वह अभी तक न चुका पाया था। इसकी फिक्र उसे खाई जा रही थी। दुखन्ना अपनी लाचारी किसको सुनाता? उस रात खलिहान न जाकर बगीचे में आकर सोता और सुबह झूलता मिला आम की डाली से, जिस पर कभी चढ़कर खेल में जीत जाया करता था। ऐसे न जाने कितने दुखन्ना रोज झूल जाते हैं, आम तो कभी नीम की डाली से। काकी मुझे ये बताना कभी नहीं देती कि दुखन्ना एक किसान था। धन्यवाद। पूजा दी, मैं ज़्यादा आगे बात नहीं करते हुए आगे नई पीढ़ी के जो है हमारे समकालीन वरिष्ठ अभी मत बोलो, अभी समय आप है। हो गए। इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने योजना बना रखी है तुमको वरिष्ठ बनाने की। नहीं, हाँ लग रहा है। साजिश इनको है। सुनने के लिए लोग वरिष्ठ बैठते हो गए। हैं। वरिष्ठ है, हो गए, अब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो खैर इनके बारे में क्या परिचय दूं, सभी लोग परिचित हैं, तो मैं बताऊं। एक बार नाम तो जोर से ले लो। जो नए श्रोता आया है उनको पता चल जाए। कवि विहार वैभव है ये, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी शोधरत है और समकालीन हिंदी कविता के बड़े सम्मानित और आप सबको सादर प्रणाम। साथियों, मेरी अब तक आदत रही है कि मैं तारीफ पीठ पीछे करता रहा और निंदा और आलोचनाएं सामने करता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि समय मुश्किल है, अब इसे थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो मैं जिन बातों के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ, तारीफ तो क्या ही है, वो ये रहा कि लगभग 1-2 साल में शाही सर रिटायर होने वाले हैं और उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी अगर कोई इतना सक्रिय है तो उसके पीछे उसके मूल्य ही उसको संचालित कर सकते हैं और कोई चीज़ इतनी ऊर्जा दे नहीं सकती। यह सिर्फ पत्रिका के बारे में नहीं है, पत्रिका के अलावा भी लगातार नई योजनाओं और नए कार्यों में लगे रहते हैं। 2016 में पहली बार शाही सर ने मुझसे ईमेल के द्वारा कविताएं मांगी थी। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2019 में जब मुझे पुरस्कार मिला तो हमारे हिंदी विभाग के चोटी के विद्वान ने कहा, अच्छा तुम कविताएं लिखते हो, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि कम से कम अगर आप साहित्य की दुनिया में जरा सा भी दखल रखते हैं तो अपने विभाग के हो रही हलचलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन 2016 में यह जानकारी होना कि कोई लड़का है और वो कविताएं लिख रहा है, यह सक्रियता के बारे में है, न कि उस लड़के की किसी प्रतिभा के बारे में। अगर आप सक्रिय नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद मैंने पूजा से भी पूछा क्या आपने भेजा था, तो इन्होंने बोला नहीं सर, ने मुझसे मांगी थी कविता। बाद में सुरेश की कविताएं सर ने मुझसे कही कि सुरेश की कविताएं
छापेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि युवाओं के प्रति शाही सर के अलावा सिर्फ एक नाम मुझे ध्यान आता है, मंगलेश जी का, जिन्होंने युवाओं से इतनी अधिक सक्रियता और इतनी अधिक संवाद स्थापित किए। मंगलेश जी भी बहुत सक्रिय रहे युवाओं को लेकर। यह खुशामद नहीं है, मैं खुशामदी नहीं हूँ, लोग जानते हैं दिल ऐसा कि कितने को जूते किए सूट सीधे, जिद ऐसी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। तो इतनी सी बात है सर की ये सक्रियता बनी रहे और हम लोग नया सीखते रहें। सर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद। मैं कुल 5 कविताएं लेकर आया था, लेकिन मुझे लग रहा है समय बहुत अधिक हो गया है। पहली कविता छोटी है, उसके बाद थोड़ी बड़ी कविता। पहली कविता है शैली। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूं जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूं जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। कोई भी एक शब्द उठाकर उसे सुंदर वाक्य में बदल दिया और ध्वनियों को बनाए रखा हमेशा अर्थवान, न्याय, समानता और प्रेम का पक्षधर। अक्टूबर 2019 में एक घटना घटी थी राजगीर पर्वत पर। प्रेमी जोड़े घूमने गए थे, जिसमें लड़की को 6 लड़कों ने पकड़कर बलात्कार किया और वो बहुत ही मामला दर्दनाक रहा। कविता की शीर्षक है हमारे चेहरों पर चीखों के धब्बे हैं। पिछली 24 रातों से मेरे स्वप्न में आने वाला नालंदा के राजगीर पहाड़ी पर बलात्कृत स्त्री के यौनांग से रिश्ता खून और 6 पुरुषों के लिंग से बहता सभ्यता का वीर मेरे मस्तिष्क में मवाद की तरह जम रहा है। इतिहास हत्यारों के दलाल की तरह सच छुपाने का आदी है। वह कभी नहीं कहेगा कि आशीर्वाद से और खीर खाकर गर्भवती हुई स्त्रियां वस्तुतः उन गरीज आत्माओं वाले महात्माओं और ऋषियों द्वारा बलात्कृत औरतें हैं। त्रिशूलधारी त्रिपुंड मंडित रक्तखोर इतिहास से मुझे उम्मीद भी नहीं। वह तो सदियों से नालंदा के राजगीर पर्वत पर बह रहे 6 पुरुषों का वीर्य पोषने में लगा हुआ है। तो क्या राजगीर के पत्थरों पर एक बलात्कृत स्त्री और उसके असहाय प्रेमी को छोड़कर हम चांद पर चढ़ जाएं? फिर इतिहास हमें हत्यारों का दलाल कहेगा। भाड़ में जाए इतिहास, भाड़ में जाएं हत्यारे और भाड़ में जाएं उनके दलाल। सवाल एक बलात्कृत स्त्री और छत बिछत हुई सभ्यता का है। सवाल यह है कि इसे लेकर हम किस अस्पताल में जा सकते हैं, किस रसायन से धुल सकता है हमारे सूख चुके रक्त की शक्ल का पत्थरों पर पड़ा यह सदियों पुराना दाग। किस भाषा में, दुनिया की किस अदालत में दायर किया जा सकता है यह मुकदमा। अब समय आ गया है कि सृष्टि के सभी प्राणियों, जंगलों, पर्वतों और नदियों की सामूहिक पंचायत से यह तय कर लिया जाए कि इस दुनिया में पुरुष रहेगा कि मनुष्य। मैं 24 दिनों से सुन रहा हूं कि वह लड़की मुझे कातर आवाज लगाए जा रही है। इतिहास के चंगुलों में फंसा उसका प्रेमी मुझे मेरे मनुष्य होने का वास्ता दे रहा है। स्वप्न और स्वप्न के बाहर ये आवाजें दिन रात मेरा पीछा करती हैं। इन दिनों मेरा बदन क्रोध, हताशा, चिंता और शर्म से अक्सर थरथराने लगता है और मैं बारहा महसूस करता हूँ कि ये आवाजें सिर्फ 24 दिन से नहीं बल्कि सदियों से मेरा पीछा कर रही हैं। अगली कविता है इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाए। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाए। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमलताश को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे महुआ के गंध से देश के विस्थापन का घाव भर लेना नामुमकिन होगा। यहाँ से आगे
ठुमरी पर बजता पखावज सदियों दूर से आती मानुष चीख में बदल जाएगा। यहाँ से आगे कत्थक करते कमंडल से पांव मानुष लोगों में डूबने लगते हैं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाए। यहाँ से आगे घिरा की आग में जली बस्तियां आएंगी। मध्यकालीन मर्द के मस्तिष्क के मवाद से मरी बच्चियां आएंगी। परिवार के कोल्हू में कच्ची तीसी सी पेड़ दी गई स्त्रियां आएंगी। बीमार मनुष्यता के लिए जंगल से सन्नाटे की औषधि बटोरते हुए पहाड़ों में जिंदा दफनाए गए मुंडा और टोप्पो आएंगे। अवर्णों की हड्डियां उनके लहू में घिसकर चंदन लगाने वाली संस्कृतियां आएंगी। मजलूमों का रक्त पीकर जवान हुई सभ्यताएं आएंगी। वध की भाषा में कत्ल की कथाएं आएंगी। यहाँ से आगे ऐसा बहुत कुछ आएगा जिससे निपटने के लिए यहाँ से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। यहाँ से आगे लाशों से पटे धर्मस्थलों के गर्भगृह में बर्बरता की करुणा से तर्क युद्ध लड़े जाएंगे। यहाँ से दुख नहीं दुख के कारण आएंगे। यहाँ से आगे बहसों का अंधर चलेगा। यहाँ से आगे पुनर्व्याख्याओं की लू आएगी। जिनकी चेतना के गुणसूत्र अनुकूल नहीं है ऐसे मौसम के लिए वे लौट जाएं। बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया। बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते। यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र। यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। अगली कविता है और फिर एक दिन। क्या आपको वह कहानी याद है जिसमें एक मजदूर ने ख्वाब में राजा का मुकुट अपने सिर पर देखा था? वह भी सिर्फ इसलिए कि कभी उसने एक लड़की से रानी बनाने का वादा कर दिया था। लेकिन जब वह नींद से जगा तब उसका कटा हुआ सिर कस्बे के बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने के लिए रखा हुआ था। मैं जानता हूं आपको नहीं याद है, क्योंकि ऐसी कोई कहानी कभी थी ही नहीं। पर यह सोचना एक साथ दिलचस्प और बेचैनी में डुबोकर मार देने वाला है कि जो कहानियां कभी हुई ही नहीं उनके पात्र आखिर कहाँ गए। मसलन एक नहीं हुई कहानी का पात्र जिसकी प्रेमिका को सभ्यता के बाजारों रस्मों से बांधकर मार दिया गया, वह इन दिनों कैसा जीवन जी रहा होगा, या जीवन उसे कैसे जी रहा होगा। क्या उसके सारे संतरास और रुलाइयां शब्दों तक पहुंच पा रहे होंगे। एक मल्लाह की वह नहीं हुई कहानी जिसमें उसकी बेटी और पत्नी और भाई एक साथ नदी में डूब गए थे और वह सिर्फ अपनी बेटी को बचा पाया था। एक को बचा लेने के संतोष को दो को न बचा पाने की पीड़ा ने चबा लिया और फिर तीसरी लाश उस मल्लाह की उठी। मेरे पास ऐसी कई कहानियां हैं जो कभी हुई ही नहीं। मल्लाह और मजदूर, लाशें और कटा हुआ सिर, इन बातों का सिर्फ इतना ही मतलब है। और फिर एक दिन नहीं हुई कहानियों के सभी पात्र अपने ही जीवन में सच होने लगते हैं। रंध्रे महसूस करने लगती हैं ग्रहों की हर चाल। सभी पीड़ाएं और संतरास और अकुलाहटें जमा होने लगती हैं अपनी ही देह में। हड्डियों में इंतजार की चींटियों की चाल जीवन को हलाल करने में कोई कसर नहीं रखती। रुलाइयों का एक पूरा खानदान होता है। एक दुख के लिए रोना शुरू करिए तो आइसक्रीम की जिद करते बच्चों की तरह और दुख कहने लगते हैं, मेरे लिए, मेरे लिए। मुझे माफ करें, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं एक नहीं हुई कहानी का वातावरण हूँ जिसमें नायिका की चुप चीखों का सन्नाटा गूंज रहा है। मैं एक कहानी में अचानक से बारिश से बुझ गया मशाल हूँ जिसके न होने से क्रांतिकारियों का एक दल दस्युओं से घिर गया है। मैं एक नहीं हुई कहानी का देशकाल हूँ जो अपने ही भूगोल में भटक गया है। दरअसल यह उस नहीं हुई कहानी की बात है जिसका मैं बस एक पात्र हूँ, जिसे कभी कोई लेखक नहीं मिल पाएगा, जिसे भाषा कभी नहीं कह पाएगी, जिसे आप कभी नहीं सुन पाएंगे।
सभ्यता विश्वविद्यालय का वह अवांछित, वह सभ्यता के दक्षिण से आया था। उसकी देह में एक जेल थी जिसमें उसने खुद को कैद कर रखा था। पूछने पर कहता कि उसकी माँ उसे जन्मते ही मर गई थी। इस तरह वह जन्मजात कातिल है और माँ के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास का सजा याफ्ता है। उसकी आंखें बंद जेल की सलाखें लगती थीं, जिसमें से रिहा होने की अनिच्छा झांकती रहती थी बदस्तूर। वह सभ्यता के दक्षिण से आया था और विश्वविद्यालय में साहित्य का शोधछात्र था। वह इतना शांत था कि दीवार पर चलती हुई छिपकलियों की चाल सुन सकता था और पाकड़ के पत्ते को गिरता देखकर गिनकर बता सकता था कि कितने लहर में पत्ता जमीन पर गिर पड़ा। जीवन का ताप इतना अधिक था कि चूल्हे पर चढ़े चावल के भाप को सुनकर बता सकता था कि भात होने में अभी कितना समय और है। उसके कमरे में बहुत सारी किताबें थीं, उनमें भी इतिहास की किताबें सबसे अधिक थीं। मैं जब भी उससे मिलने जाता वह मुझे इतिहास पढ़ता मिलता, और अगर मैं पूछता कि क्या पढ़ रहे हो तो कहता कि गणित लगा रहा हूँ। वह इस कदर शांत था कि कोई नहीं कह सकता था कि उसे भी कोई चिंता सता सकती है, पर मेरे जानिब कभी कभी ऐसा भी होता कि वह एक विक्षिप्त बेचैनी से उठता और शेल्फ में रखी इतिहास की किताबें उलटने पलटने लगता। फिर एक व्याकुल बड़बड़ाहट से इतना सुनने में आता कि इन किताबों के कुछ पन्ने किसी ने फाड़ लिए हैं, जबकि मैं जांचने पर पाता कि किताबें बिल्कुल सही सलामत होती। वह कला और समाज पर बात करते हुए ग्योर्गी प्लेखानोव को नजदीक के रिश्तेदार की तरह याद करता और रोमन जैकोब्सन या विक्टर स्लोवस्की का नाम सुनते ही चिढ़ जाता। अम्बेडकर और मार्क्स से रोमानी रिश्ता था उसका, पर सवाल वो उनसे भी करता था। वह भाषा के गिरते स्तर पर चिंतित होता और गालिब को याद करता। आप भी सोच रहे होंगे मैं उसके बारे में इतना क्यों बोले जा रहा हूँ। दरअसल यह कविता नहीं, समाजशास्त्र का एक जटिल प्रश्न है जिसे मैं हल करना चाहता हूँ। पिछले दिनों की बात है, मुक्तिबोध पर लिखा उसका शोध प्रबंध गुणवत्ता का हवाला देकर खारिज किया गया। मैं ढाढ़स बंधाने की नीयत से उसके पास गया। उसने कुछ इधर उधर की बातें की, एकाएक चुप हो गया। कुछ देर चुप ही रहा, फिर अचानक उसका चेहरा कोयले की भट्टी की तरह तपने लगा। क्रोध और कातरता में डूबी निगाहों से वो मुझसे मुखातिब हुआ। यह कैसे हो सकता है भला? क्या मुक्तिबोध की कविताओं से निकल भागने की सजा एक मेहतर को इस कदर दी जाएगी? बिहार फूको मुझे माफ करे, पर मैं अगला शोध पावर एंड नॉलेज पर करूंगा और पूरे 500 पेज की थीसिस मोड़कर फलाने प्रोफेसर की गांड में ठूंस दूंगा। गुस्से में यह सब बोलते हुए रुधे गले भी उसने कठोर बने रहने की कोशिश की, पर पहले सिसकियां थीं, फिर रुलाई की स्पष्ट ध्वनियां आईं। मेरे गले लगते ही वह कुएं में गिर गए बच्चे की तरह रोने लगा। उसकी चीखें इतनी लंबी थीं कि एक बार भी मुझे यह भ्रम हुआ कि यह इतिहास की किसी सुरंग से आ रही है। यह कहना मुश्किल है कि वह कोई क्यों रोया, पर इतना तय है कि खारिज हुआ शोध उस रुलाई की वजह न थी। हमने वह दिन साथ में बिताया, चाय वाय पी दिन गुजरने का इंतजार किया। थका सूरज अपने घर लौटा और मैं अपने घर। भूखती पर अनिच्छा ने मेरे हाथ पांव बांधे। उस रात सपने में कई आदमकद चाकू आपस में लड़ते रहे। दुश्मन के मोर्टार के मुंह पर बंधा एक इंसान प्रेम और मुक्ति के गीत गाता रहा, और एक कालयात्री बच्चा पिछली किसी सदी के युद्ध भूमि में बैठकर करता रहा मृतकों की शिनाख्त। आखिरी कविता में पढ़ूंगा, भौतिक द्वंद्व। भौतिक द्वंद्व छोटी सी। बुद्धि कहती है मारो छलांग हो जाओ उस पार। मन कहता है इंतजार करना भी प्रेम करना है। बुद्धि कहती है मारो छलांग हो जाओ उस पार। मन कहता है इंतजार करना भी प्रेम करना है। न सड़क पर भीड़ कम होती है, न संसद का अनुत्पादक शोर। भैंस की पीठ पर बैठा बगुला अब भी धरती को सुंदर बनाने से बाज नहीं आता।
और पके खेत की जुताई से उठने वाली गंध मादक को लगती है, पर भूख की निगाहें बीच की आंख तरसती है। ऐसी कितनी ही सुंदरताएं कागज के महीन कतरन से बनी तितलियों की तरह सच के एक धक्के से उड़ जाती हैं कि अब तुम नहीं हो। ऐसी कितनी ही सुंदरताएं कागज के महीन कतरन से बनी तितलियों की तरह सच के एक धक्के से उड़ जाती हैं कि अब तुम नहीं हो। प्रेमियों के लिए दुनिया बहुवचन संज्ञा है। प्रेमियों के लिए दुनिया बहुवचन संज्ञा है। चूहे की खाल से नहीं बनाई जा सकती ढोल, होठों को चाटने से नहीं बुझती है प्यास। यादों को सोचा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। इन असमर्थताओं के बरक्स बुद्धि कहती है, सिर्फ एक तुम ही तो नहीं हो साथ। मन कहता है, प्रेमियों के लिए दुनिया बहुवचन संज्ञा है। एक के नहीं होने का अर्थ एक दुनिया का नहीं होना है। क्रिया बयान था और इसी के साथ मैडम से 2 मिनट क्रिया ले लीजिए। प्रोफेसर शुभा राव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैम सुभा राव मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बात रखें और आपसे अपने अनुभवों को साझा करें। इसको हम सारी बातचीत की शुरुआत शाही जी को धन्यवाद देकर नहीं करेंगे, शाही जी को से एक शिकायत करके करेंगे कि जो कुछ एजेंडा में नहीं होता वो करने में उसे वो हमेशा आश्चर्यचकित करने वाले भी एक वो हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। तो ये बात तो नहीं थी, हम तो आज आप लोगों को सुनने और बाकी लोगों को सुनने आए थे और इसमें बहुत अच्छा लगा। हम पहले ऐसे किसी मौके पे आए हैं। हमने तारीफ आप लोगों की ज़रूर सुनी थी कि हमारे विभाग के कुछ युवा छात्र हैं जो बहुत अच्छी कविता करते हैं, ऐसा शायद जी डॉक्टर बताते थे। और ज़्यादा हम वो पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आज हमको जो अनुभव हुआ, हमको कविता की गुणवत्ता पर तो बाद में बात हो सकती है, हमको तो इन युवा चेहरों को ही देखकर इतनी खुशी हो रही है, इतनी सारी संभावनाएं इसमें हमें आप लोगों में दिखाई दे रही हैं कि उनसे ही मेरा मन गदगद है। ये जो नई कोपलें होती हैं, सबसे ज़्यादा खुशी उन कोपलों को देखकर होती है जो वृक्ष बन चुके हैं, जिनको दुनिया जानती है, पहचानती है। वो तो है ही स्थापित, लेकिन ये जो एक मासूमियत है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इन मासूम कोपलों को देखकर हो रही है। तो और बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बड़ा भरा पूरापन लग रहा है और कितनी सारी उम्मीदें लेकर मैं जाऊंगी यहाँ से, इससे एक दूसरे तरह का संतोष है। और कुछ जो जिस क्रम में आप लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रमशः वो जो उत्कर्ष है, गुणवत्ता में जो एक घनापन आता जा रहा है, वो भी बहुत खुश करने वाली बात है। और सचमुच, और ये जो अंतिम जो थे ये, इनका तो मुझ तक में, जो कि मैं जैसे मैम इतिहास से आई हैं तो मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, रुचि है भले ही साहित्य में, लेकिन इतना रोजमर्रा का आप लोगों से उतना संबंध नहीं था। पर मैंने जो तारीफ उनसे सुनी थी शाही जी से, तो मैंने कहा अच्छा यही विहाग वैभव है। तो खैर इनमें तो एक है और अंगारे वाली बात है इनकी कविताओं में। लेकिन ये कि आप सब लोग का जो चयन हुआ है, ये बहुत बहुत अच्छा चयन हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। अब कविताओं पर तो बात अलग अलग से हो जाएगी, लेकिन ये जो शुरुआत की है, और आपने बिल्कुल सही तारीफ की शाही जी की। इनको संस्थान तो कहना अब एक पुराना सा मुहावरा हो गया है, लेकिन मुहावरे यूँ ही पुराने नहीं होते, उनमें कहीं बहुत बड़ी सच्चाई होती है, इसलिए उनको पुराना कर दिया जाता है। तो ये इनके साथ ही चस्पा हो चुका है कि वो एक संस्थान है, और उनकी जो उदारता है, जो सांस्थानिक उदारता है, वो उदारता इनके संस्थानिक रूप को और बड़ा बना देती है। क्योंकि संस्थान के तो बहुत सारे दुरुपयोग भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ा भगवान का
का शुक्र है कि शाही जी उन दुरुपयोगों से बचे हुए हैं, और मेरी यही कामना है कि इसी तरह की ये कोपलों को पहचानते रहें और कोपलों से साहित्य की दुनिया को उर्वर करते रहें। इसी प्रक्रिया में मैं हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रधान सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो साखी के बारे में कुछ कहें और अपने अनुभवों को साझा करें। मित्रों, बहुत दिनों बाद आज इस तरह कविताएं सुनी। पहले तो आम तौर पर रोज ही कविताएं सुनने को मिलती थी जब हम लोगों ने शुरू किया, और बनारस में हर मोहल्ले में ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती ही रहती थी, जिसमें नए नए कवि अपनी कविताएं पढ़ते थे और कुछ वरिष्ठ कवि उसमें विस्तृत टिप्पणियाँ करते थे, राय देते थे। कैंपस में भी ऐसी एक संस्था थी जो पहले डॉक्टर राममोहन द्विवेदी और दूसरे उस समय के जो लोग थे उन लोगों के घरों पर होती थी। बाद में डॉक्टर महादेव करमरकर जो जर्मन विभाग के थे, उनके घर पर गोष्ठियों में भी मैं गया हूँ। तो उस समय अध्यापक भी अपनी रचनाएं पढ़ते थे, छात्र भी पढ़ते थे, बल्कि उसमें कभी कभी जो विचार विमर्श होता था तो उसमें बहुत तीखी बहसें भी होती थी। मुझे ध्यान है कि हम लोगों के एक मित्र के काव्य पाठ पर प्रोफेसर शिवमूर्ति पांडे, जो अमरीकी साहित्य के विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की। तो फिर नए कवि के बचाव में त्रिलोचन शास्त्री बोले, फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगी। तो ये काव्य पाठ बहुत दिनों बाद अपनी क कला दीर्घा में जो हुआ, जैसा कि कहा गया, ये बहुत ही अच्छा प्रीतिकर अनुभव था, क्योंकि विचारों के बजाय रचनाओं का जो अनुभव है वो सीधे, जैसे कि आप घर से निकल करके बाग बगीचे में प्रकृति के बीच जैसे जाते हैं। कविता बहुत कुछ प्रकृति का आभास देती है, और शायद किसी ने कहा है कि यह मनुष्य की मातृभाषा है, और उसमें उसका हृदय बोलता है और कई शताब्दियों के संस्कार भी बोलते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि आप सभी के बीच जो एक चीज़ सामान्य है वह यह कि जलते हुए अनुभवों के बीच से ये कविताएं आई हैं, और कवि या किसी भी रचनाकार की सार्थकता इस बात में है कि उसमें अपनी विशिष्टता हो, क्योंकि हर आदमी की अपनी कहानी होती है। हमारे आसपास ही तमाम उपन्यास, महाकाव्य और कहानियाँ पड़े हुए हैं। तो गोलेंद्र का जो अनुभव है
जो बिल्कुल गांव देहात का अनुभव है, उसमें अपनी ही विशिष्टता है। और तो थोड़ी भाषा की कचाई रहती है, क्योंकि कविता में अनुभव घनीभूत ढंग से आना चाहिए, तो भाषा भी और घनीभूत हो जाती है, बहुत गाढ़ी प्रगाढ़ होती, गद्य की तरह से फैल नहीं जाती। कक्षाओं में जैसे हम लोग फैला देते, छोटी सी कविता रहती है, फिर उसको फैलाते हैं, है ना। एक वो चीज जब समझने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन जो कविता है ना वो बहुत घनीभूत, बहुत प्रगाढ़ है, बहुत प्रगाढ़ भाषा होती है। और उसमें कवि को इसी पर मेहनत करें, कितने शब्द निकाल दें इसमें से जितने बच जाए। कहते हैं कि टी.एस. एलियट ने, फिर उस कविता में बार बार नाम भूल जाता हूँ, जो अमेरिकी कवि था, उसका गुरु बिंबवाद का बहुत भारी, वो चाइना, एजरा पाउंड, तो एजरा पाउंड जिसने खुद गीतांजलि के लिए सिफारिश की और लंबे समय बाद उसको नोबेल प्राइज मिला, तो टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड उन्हें उसे दिया देखने के लिए, और इतना भरोसा था एजरा पाउंड पर एलियट को। एजरा पाउंड ने काटते 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 उसको 1/4 कर दिया, और वह संसार के, जिसको कहते हैं कि जिंदा जावेद, है ना, शाहकार रचना है। तो वो आते आते आता है, लेकिन आपका जो घनीभूत अनुभव की जो विशिष्टता है, अद्वितीयता, वो जैसे मेड़ पर मजदूरनी के सोए हुए बच्चे को चींटा काटता है और उसे फुर्सत नहीं है कि वो उसे आगे, ये एक बिल्कुल नया अनुभव, बिल्कुल नया। थ्रेसर में दाहिनी बांह का कट जाना, ये सब रोज रोज का गांव का देखा हुआ अनुभव है। और अब ये इस तरह की रचनाएं होती नहीं। अब हिंदी में लिखने वालों की एक ऐसी कतार है जो धीरे 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 गांव को भूल रहे हैं, या फिर जो कुछ घटता है वो उनको दिखाई नहीं देता, दिखने योग्य नहीं दिखता उनको। सुरेश की रचना में भी अनुभव, लेकिन उसके साथ साथ विचार का ताप भी हमने अनुभव किया। वैसे ही पूजा की रचनाओं में भी, और ये मैंने अनुभव किया कि जो प्रकृति चित्रण किसी जमाने में उसी से कविता को पहचाना जाता था, खासतौर से छायावाद के बाद, तो वो धीरे 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 घटती गई है अनुभव से। और जो इंसान की जिंदगी की जलती हुई सच्चाइयाँ हैं, वो मुख्य हो गई हैं अनुभवों में। तो इतनी कम उम्र में वो गुरकी ने नए लेखकों की एक उसमें व्याख्यान देते हुए उसने कहा था कि कुछ कवि होते हैं जो प्रकृति की ओर और प्रेम की ओर, सुकुमार भावनाओं की ओर जाते हैं स्वाभाविक रूप से। कुछ होते हैं जो शुरू से ही जिंदगी के यथार्थ को पकड़ते हैं। तो हमने देखा कि सभी रचनाओं में यह जो जीवन का यथार्थ है, जलता हुआ अनुभव है, वो मुख्य हो उठा है। और उसकी अभिव्यक्ति भी आक्रोश की भाषा में 60 के बाद की जो पीढ़ी थी, तो उस दौर में खास तौर से वो दूसरा जो अमेरिका का कवि कुछ दिन पहले गुजरा, अरे वो जिसका वो है हाउल, हाँ हाउल, वो 60 के दशक में आया। उससे बहुत एरे कवि प्रभावित हुए, खासतौर से बंगला के, नेपाली के और हिंदी के। राजकमल चौधरी से उसकी दोस्ती हो गई थी। गिन्सबर्ग, तो एलेन गिन्सबर्ग जो है, तो पाइएगा कि जबरन ठेल ठेल के सेना में भर्ती करके वियतनाम भेजे जा रहे थे बच्चे अमेरिका, तो उससे जो असंतोष था, और लड़के भाग भाग के भारत में आ रहे थे। हिप्पी आंदोलन बहुत, उस समय हम लोग जब आए तो हिप्पियों से बनारस भरा हुआ था,
धूमिल की भी कविता में पाएंगे। वियतनाम से कहा कि वियतनाम के बीच में जाना न पड़े, हाँ। इसलिए वहाँ से बच के भागे थे। उससे भी और कुल मिला जुला के एक असंतोष ने कई कई रूप ले लिए। हाँ। उसमें नशाखोरी भी है, कई कई चीज। उसी समय ये जो पॉप सॉन्ग वगैरह बहुत मशहूर हुए। बीटनिक कविता का तो ये वही था। हाँ। तो उसका एक दूसरा बाद में काफी समय आयरन हॉर्स। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मनुष्य के जीवन पर जो मशीनों का दबदबा है, तो लोहे का घोड़ा है जो दौड़ता चल रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। तो उसके आने के बाद तो पाइएगा कि जो अमेरिकी तंत्र से असंतोष था, तो वह असंतोष जो है वो बहुत असम्यक भाषा में आक्रोश फूटा और उसमें उन्होंने कोई चिंता नहीं की। सड़क से या उठने वाली हर भाषा को, हर आवाज को उसमें उन्होंने डाल दिया। तो हमारे यहाँ भी कविता के दौर में ये बहुत हुआ है ना। तो मैंने एक अनुभव किया कि अभी जो जलते हुए अनुभवों के साथ साथ जो जलती हुई भाषा आ रही है, तो चूंकि एक बार हम इससे गुजर चुके हैं, तो वहाँ कविता धीरे धीरे क्या है, असमर्थ हो जाती है। आप पाएंगे भी कि जैसे कि एक कमजोर आदमी जब मार खाता है और कुछ नहीं कर पाता तो गाली देता, लेकिन जिसमें सामर्थ्य है ना, ठीक है वो 2 कोई 3-4 झापड़ लगाता है, लेकिन वो एक बार जरूर वो भी करता है ना। तो जब तक उसमें शक्ति है तब तक वो करता है। तो ये जलती हुई भाषा के साथ ये अनुभव करने की जरूरत है कि हम जिस जनता के पक्षधर हैं, उस जनता में जो धैर्य है, वो असंतोष भी शताब्दियों तक पकते पकते, तो कैसे जो है वो एक विस्फोट में अचानक नहीं प्रकट होता, क्योंकि जो आक्रोश और ये है, ये सब बहुत कुछ जो है वो टुटपुजिया मध्यवर्ग की भी निशानी होती है। तो बहरहाल इस पर बातें भिन्न होंगी, लेकिन मुख्य बात ये है, मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों की पूरी भावभूमि और आशा, यह सब नई आशा का संकेत देती है। और शाहिद जी वो ठीक ही कहा शुभा जी ने कि हम लोग धन्यवाद क्या दें, लेकिन फिर भी हमारा हृदय तो आभारी है कि उन्होंने ये अवसर दिया, ये कविताएं सुनने का हमें अवसर दिया। और बल्कि हम सोचते हैं कि कला दीर्घा में अगर हर हफ्ते इस तरह से काव्य पाठ का, कहानी पाठ का कुछ होता रहे, तो उससे कुछ नयापन भी अनुभव होगा। बल्कि इस तरह की भी गोष्ठियाँ हों जिसमें कि कम ही लोग हों और कविताओं पर कुछ इस तरह की बातचीत हो जिसमें कि रचनाकारों को भी सीखने का मौका मिले। हम लोगों ने उसी से सीखा खासतौर से। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई, बहुत बढ़िया शुरुआत। आप सब लोगों के लिए बहुत बधाई। और मुझे आश्चर्य है कि इसी उम्र में इतने परिपक्व अनुभव और ऐसी ही परिपक्व भाषा, ये अद्भुत बात है। लेकिन थोड़ी शिकायत है कि कोई प्रेम की कविता नहीं सुनी। प्रेम पत्र एक कविता सुनी, लेकिन उसमें प्रेम पत्र पर एक विश्वास है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी लेकिन प्रेम पत्र रहेगा, है ना। तो हालांकि ये अनुभव से मेल नहीं खाता। आप लोगों का अनुभव तो यथार्थ है, एक का नहीं होना एक दुनिया का नहीं होना। तो है, लेकिन जो प्रेम है तो वो इसी से मनुष्य बना है। वो न हो तो वो पशु है। इसलिए ये जो है वो मनुष्य बनने की भी एक पहचान। इसलिए संसार के जितने बड़े कवि हैं, वे प्रेम और सौंदर्य, यही वो कसौटी मांगती है, बहुत कसौटी मांगती है।
तो जो आप जिस उम्र में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इस उम्र में प्रेम समाप्त हो गया है। विश्व युद्ध के दौर में भी प्रेम कविताएं लिखी गई, तो इस समय तो मान लीजिए कि कॉलेरा में, महामारी में, कोरोना है, इसलिए मौत के दृश्य अधिक हैं। अखबार भी हत्या और इस सब अपराधों से भरे रहते, खासतौर से हिंदी के। हिंदू अखबार पढ़िए उठा के, वो नहीं भरा होगा जितना बनारस का कोई अखबार उठा लीजिए, 3/4 उसमें अपराध भरा। इन लोगों को पत्रकारिता की ये भी सीढ़ी नहीं पता, कहाँ से हम चले थे कहाँ पहुँच गए। अखबार एक ऐसी चीज़ है जो घर में आता है, उसे बच्चा भी पढ़ता है, गृहिणी भी पढ़ती है, सब लोग पढ़ते हैं। उसका कुछ ऐसा असर आना चाहिए जो जीवन के लिए सकारात्मक हो, लेकिन वो पूरा भरा रहता है कचड़े से, एकदम से और झूठ से। तो ये कविताएं ही हैं जो कविता एक खबर भी है, लेख है मैनेजर पांडे का, रघुवीर साहब की प्रशंसा में। लेकिन उन्हीं के समानांतर केदारनाथ सिंह थे, उन्होंने यथार्थ को भी पकड़े रखा, प्रेम पर कविताएं शुरू से ही लिखी, अंत तक लिखते रहे, और प्रकृति पर शुरू से अंत तक, लेकिन मुहावरे उनके बदलते चले गए। बहुत एक स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने लंबे समय तक काम किया, तो इसलिए सही नाम लिया मंगलेश डोराल को, केदारनाथ सिंह को। अपने इन लोगों को पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए। इसलिए दूसरों की कविताएं खूब पढ़ना बहुत जरूरी है। और चूंकि अब छंद रहा नहीं, इसलिए गद्य पर नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए गद्य भी खूब लिखना चाहिए ताकि कविता और घनीभूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शाही जी का आभारी हूँ। और ऐसे सुधी श्रोता शुभा जी छुटपन से ही कविता ही सुनती हुई बड़ी हुई है। ये तो गलत के बाहर में चली है पॉलिटिक्स। ये जिस भाषा में बोलती हैं, वो जो स्वर और उसमें आप देखते हैं, वो राजनीति विभाग का कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये साहित्य की है, साहित्यिक परिवार की है। और बल्कि हर हफ्ते का जो कार्यक्रम हो वो शुभा जी को ही दे दीजिए। हिंदी विभाग में कम राजनीति नहीं है सर। तो इसीलिए तो अब वो हिंदी नहीं बोल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की प्रतिक्रिया के बाद अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, और उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि साखी की जो प्रतियां हैं वो विक्रय हेतु कला दीर्घा लंका वाराणसी पर उपलब्ध हैं, और इसमें आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी सर को दे सकते हैं। और कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं साखी पत्रिका के संपादक प्रोफेसर सदानंद शाही सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रियंका। मुझे जब कोई कहता है कि संस्था है तो डर जाता हूँ। एक संस्थाओं पर सरकार बहुत बुरी तरह कब्जा संस्था कोई कहता है तो मैं डर जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आदमी ही बना रहूं, ताकि ऐसी जो आवाजें हैं और ऐसी हमारी भाषा में जो नए नए प्रयोग करते हुए नई उपलें जिनको मैडम ने कहा, शुभा जी ने, वो हमारे कानों तक पहुँचे हैं। ऐसी आवाजें संस्थाओं तक नहीं पहुँच रही।
सर संस्था तो जंगल भी तो एक संस्था है। वो संस्थाएं असल में हवा में हैं, जो जमीन पर हैं वो जमीन की आवाज़ सुन सकते हैं। वो काफी तो मैं चाहता हूँ कि आदमी ही बना रहूं और ऐसी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँचें। और मुझे एक भजारी प्रसाद द्विवेदी का शब्द है, पुनर्नवा करती रहे। क्या बात। तो साखी पत्रिका के बहाने हम लोग आज ये काव्य पाठ हाइब्रिड मोड में क्लासेस हैं? कि क्लासेस भी आजकल चल रही हैं, तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ये आयोजन हो पाया। और साखी की जो पत्रिका की एक जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, कबीर की का दोहा कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तज ताकर मता आगार। तो एक आजकल नहीं, वो मोबाइल में ऑफर आता है अनलिमिटेड है। तो मोबाइल वाला तो ऑफर अनलिमिटेड वाला होता है, उसमें एक छल है। लेकिन कबीर जिस बेहद्दी मैदान तक हमको ले जाते हैं, कविता भी हमको बेहद्दी मैदान तक ले जाती है। अच्छी कविता हो तो जिस कंठ से निकलेगी, वो कंठ कितना अनुभवी है और कितना नया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कविता हमको बेहद्दी मैदान तक ले जाती है। साखी की कोशिश ये रहती है और रहेगी कि वो बेहद्दी मैदान की ओर जो लोग भी चल रहे हैं उनके साथ चलने की कोशिश करें। आप सब इस अवसर पर यहाँ आए या साखी के पेज से जुड़े रहे और हमारे युवा कवियों को, सुरेश जिनागल को और गोविंद पटेल को, पूजा यादव को और विहाग वैभव को सुना और प्रियंका ने इनको प्रस्तुत किया। इनकी कविताएं साखी में हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बिहार छपे हैं, फिर पूजा छपी हैं, और इस ताज़ा अंक में ये हमारे जो ताज़ा फूल दिखाई दे रहे हैं, और एक तो सचमुच पीले शर्ट सरसों के फूल की तरह। तो साखी के अंक में वो कविताएं हैं, और ये भी योजना हम लोग कभी बनाएंगे कि एक कवि की, नए कवि की कविता पढ़ी जाए और उस पर 4 लोग टिप्पणी करें या कोई एक तैयारी करके टिप्पणी करें। इस तरह की भी कोशिश हम करेंगे। आप सबके प्रति साखी परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद। एक बात जो हम चाहते हैं, नहीं हम इसको रिकॉर्ड हाँ, करने की जरूरत नहीं है, ये हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। हाँ, हमको ऐसा अंदाज है कि हाँ सब लोग हिंदी साहित्य के ही हैं, हम लोगों को दो लोगों को नहीं, नहीं, वो नहीं, he is from मैं zoology। ये मेरा बेटा है वो मैं भी sociology जंतु विज्ञान से है। मैं सोशियोलॉजी और ये IIT IIT से। देखिए हमारी एक हमको एक जो कमी लगती है कि जो ज़्यादा हिंदी साहित्य के लोग हैं ना, वो इनसाइडर्स हैं। वो बहुत समय आउटसाइडर्स की तकलीफ या उनका अभाव नहीं समझ पाते हैं। जैसे हमें बहुत मन करता है अच्छी कविताओं को केवल सुनने का। हमने अभी कल ही शाही जी से कहा कि कोई अच्छा वाचन करवाइए भोजपुरी, अवधी और ब्रज की कविताओं का, राम की शक्ति पूजा का, हल्दी घाटी का। ये जो इसका रिदम है, इस रिदम के लिए कान तरसते रहते हैं। और आपने तो सही विश्लेषण किया था कि अगर हमारे में कहीं बड़े हुए हैं वही सब सुन के। पूजा की चर्चा जैसे ही आपने की
तो हमने इसकी एक बहुत नाम कमी बताया लगती था। है ये। हमने एक नाम बताया था हाँ बताया कि था प्रधान जी सुमंगल कुछ अच्छा जी। करो। अब सुमन जी को तो ला नहीं सकता। नहीं, बट सर ने जो मेघदूत का किया है उसका तो पाठ हम कर ही सकते हैं। That would be so wonderful because कालिदास को हम नहीं, वो हम आज लोग आवृत्ति का भी आयोजन करेंगे। हाँ। ये बंगला में परंपरा है हाँ हाँ कि दूसरे बड़े कवियों की कविताएं वहाँ होती हैं, हाँ तो हम लोग आवृत्ति का भी करेंगे। त्रिलोचन जी कवि गोष्ठियों में अपनी कविता नहीं सुना, निराला की, घनानंद की और किसकी किसकी तो चलो कहते थे अपनी सुनाइए, फिर कोई दूसरे की। बहुत मजबूर हो जाते थे तब भी तो चंपा काले काले अक्षर में वो ऐसे सुनाते थे जैसे किसी और की कविता। फैज अहमद फैज की गजलें सुनिए कैसे गाई जा रही है, लेकिन खुद फैज अहमद फैज के मुंह से कभी सुनिए लगता है किसी और की पढ़ रहे पकड़ के लाया गया है। अच्छा नहीं पढ़ते नहीं, ये है लेकिन खराब कविता भी जब फिराक साहब पढ़ते हैं, एक बड़ी बड़ी आंखें बनाए भी गए एकदम जैसे पाब्लो पिकासो जैसा माथा बड़ा बनाए गए बड़ी आंखें। हाँ हम लोग इधर ठीक है नहीं बनाया भगवान ने। नहीं, ये सर है ही कि अब तो घबरा के कहते हैं कि उसके लिए घबरा that melody, हाँ, that music and words. मर के भी अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, ये सुनिए, मर के भी चैन। मर के भी चैन न पाया। और दिहाड़ा की कविता खराब करके आया था पथ पर थपर थपर कान में सुनाई देता ये हिंदी वाले। अब कार्यक्रम कैसी गंदी भाषा हिंदी वाले ये लाइव पथ पर थपर थपर सुनाई देता।